हेलो दोस्तों। आज हम लोग 80 प्रश्न का सीरीज 8 करने वाले हैं। हम लोग 80 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिससे हम लोग कक्षा 10 के मैथ के एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 50 अंक को आसानी से 50 नंबर के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो इसी बेस के आधार पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें भी देख लें। और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट भी कर दें। हम लोग प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग समझ के कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इसको समझते हैं। घन का आयतन बराबर 125 सेंटीमीटर। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब इज इक्वल्स टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम लोग केवल ए का मान अगर निकाले तो ये घन हो जाएगा, 125 का घन हो जाएगा। ठीक है, तो 125 का घन क्या होगा? 5। 125 का घन, 5 का घन मूल ही क्या होता है? सॉरी, 5 का घन क्या होता है? 125। और 125 का घन मूल क्या होता है? वो 5 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि 5 हम 25 पंचे 125, तो ए का वैल्यू कितना मिला? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 गुने ए का वैल्यू कितना है? 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 छक कितना होता है? 25 छक 150। ठीक है, 6 पंचे 30 के 0 और 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 150। तो ये क्या होगा आपका आंसर? इसमें क्या हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प में आपका जहां भी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होगा वो आपका विकल्प सही होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? एक घनाभ के तीनों, देखिए ये बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक घनाभ के तीनों फलकों का क्षेत्रफल अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो उसका अगर आयतन पूछे ना, तो देखिए क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर काट देंगे। ठीक है, स्क्वायर हम लोग काटेंगे तो x, y, z, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प में जहां पे भी आपको ये दिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। इसका एक ट्रिक है, बस स्क्वायर को काटेंगे, उसका आयतन जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। किसी बारंबारता का बहुलक होता है, सॉरी, किसी बारंबारता का बहुलक कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तोड़न कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद कर लेंगे, तोड़न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत इजी है, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यानी बहुलक से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बिल्कुल यही रिदम में रहेगा। ठीक है, 1,3,0,3,1,3 इसके बहुलक है। बार बार आने वाली संख्या को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो इसमें 3 सबसे ज्यादा बार आया तो उसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा? हम लोगों को 3 मिलेगा। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम में, हर साल रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो 100% पूछे जाते हैं, जिनमें मैंने 30 से 30 प्रश्न ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो क्या होती है निश्चित घटना की प्रायिकता? 1 होती है, आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में, यहाँ पे लिखेंगे में, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसमें घटना हमने लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग प्रायिकता को समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। देखिए प्रायिकता जो होता है ना, वो 0 और 1 के बीच हो सकता है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी विकल्प का वैल्यू माइनस में है तो वो प्रायिकता नहीं होगा, या फिर 1 से ज्यादा है तो उसका वैल्यू नहीं होगा। अगर 1/4 है होगा, 2/4 है होगा। क्यों? क्योंकि 4 से इसको आप काटेंगे तो 0 पॉइंट कुछ ही आएगा ना, 0 पॉइंट आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, तो मतलब
0.5 आएगा। मतलब वो पॉइंट में तो हो, जीरो के बाद वो 0.1 0.001 इस तरह का, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो और वो माइनस में नहीं हो, ठीक हो, तो उसका क्या होता है, उस घटना की प्रायिकता हो सकती है, अदरवाइज उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में -5 है, 0 है तो 0 होगा, 1 भी होगा, 1:4 भी होगा। 1:4 कहने का मतलब कि 1/4, ये भी क्या होगा, होगा, ठीक है। तो क्या नहीं होगा, माइनस वाला। हम लोग प्रायिकता को समझ लिए हैं कि किस घटना की प्रायिकता होगी और किसकी नहीं होगी। इससे एग्जाम में 2 से 3, क्योंकि ये जब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिलेक्शन में इसको 3 बार सेलेक्ट किया जाता है, इसको 3 बार किया जाता है, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया आपका 5 और आधार क्या हो गया आपका 12। तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, कर्ण, ठीक है। देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब क्या है, लंब क्या है हम लोगों का 5 है, आधार क्या है 12। तो हम लोगों को क्या चाहिए, अब कर्ण चाहिए। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, रूट लगा देंगे, ये सब गुना होगा तो 5 और 4 9, 6 और 1, ये क्या हो गया 13 का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, कर्ण क्या मिल गया 13 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है 5 और कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का वैल्यू आपको मिला वो हमने 13 निकाला, तो 5/13। तो इसका आंसर क्या होगा 5/13। बड़ा ही सिंपल है, आपको जो दिया रहेगा उससे आप लंब कर्ण कुछ भी 2 भुजा आपको उसमें से निकल जाएगा, तीसरा भुजा निकालेंगे और उसका मान। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, अगर ये आपको याद नहीं होता है तो हमने बहुत अच्छा सा ट्रिक वाला वीडियो डाला हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे ना एकदम ईजी ट्रिक है और बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है, तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो उसका एक वीडियो हमने डाला हुआ है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। हम लोग अगला प्रश्न को समझेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब एक तार है, ठीक है, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब एक तार है ना, उसका मतलब एक वृत्त के रूप में मोड़ा, उसकी त्रिज्या क्या है 28 सेंटीमीटर। ओके, जब ये 28 सेंटीमीटर है तो मोड़ दिया गया है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई किससे निकलेगी, इस वाले एरिया से, ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे 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 करके, तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे और उस परिधि में हम लोग 4 से भाग दे देंगे, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो वृत्त की परिधि हम लोग निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, तो 2 गुने 22/7 गुने 28 है त्रिज्या, तो 28, 7 चौका 28, हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, 22 चौका 88, 88 दूनी क्या हो जाएगा 88, 8 दूनी 16, 16 के 6, 8 दूनी 16, 117, 176। तो क्या मिल गया आपको 176 इसका परिधि। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस 176 में 4 से भाग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ग की कितनी भुजाएं होती है 4। तो मतलब हमने 176 सेंटीमीटर लंबा एक तार था, पहले तो ये तार था और इसी तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, तो एक्चुअल में तो वो एक लंबा तार था, तो ये इसका चौथा भाग ही तो वृत्त वर्ग का एक भाग होगा, मतलब वर्ग के एक भुजा का लंबाई होगा। अगर ये 176 है तो 1 2 3 4 4 भाग में इसको हम लोग मोड़ देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा, तो इसका हम लोग चौथा भाग अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से 176 में भाग करेंगे, ठीक है। तो 176, 4 चौका 16, 1 6, 4 चौका 16, यानी वर्ग के एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन भी इजीली बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे 28 के पे कुछ और भी हो सकता है और ये बेस ऐसा है कि इस पे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो अगर आपको अभी तक कुछ नहीं आ रहा था तो आप इस सब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, बट देखने में बड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है और बहुत, इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, 6 + 8 + 9 + x प्लस लास्ट में क्या है 13,
और देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो बटे में हम लोग लिखेंगे 5, और बराबर कितनी है 10, क्योंकि माध्य बराबर होता है सभी फ्रैक्शनों का योग बटे सभी फ्रैक्शनों की संख्या। अब 10 ये बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये 5 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अब हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि अगला स्टेप में क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना ही करते हैं अगला स्टेप में। तो 10 5 क्या हो गया, 50। हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो इसको आप अगर आप जोड़ेंगे तो 13 13 और 9 9 22 होगा, और 22 और 8 30 होगा, और 30 और 6 36 होगा, ठीक है। 36 और x है तो x लिख लेंगे, और क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस प्लस में x है, और बराबर 10 5 50, ठीक है। अब इधर x का वैल्यू को हम x का वैल्यू रखेंगे, उधर हम लोग 36 को लेके जाएंगे, तो 50 36 जोड़ का है, इधर आएगा तो घटाव का हो जाएगा 36, 50 में से 36 जाएगा तो कितना मिलेगा 14, तो x का वैल्यू कितना मिला आपको 14, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा 14, तो x का वैल्यू आपको 14 मिला। इस तरह से इन सारे प्रश्नों को आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।